नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का तथा सभी हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का सहृदय से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2020-21 से पुनर्गठित बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 6 निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में समाविष्ट निबंध लज्जा और ग्लानि। इस निबंध के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का एक शुक्र तारा, एक शुक्र नक्षत्र के भांति हमेशा दैदीप्यमान होने वाला यह व्यक्तित्व विचारों के माध्यम से आज भी हमारे बीच में है। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1881 में उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में बस्ती जिले के अंतर्गत ग्राम अगोना में हुआ। उनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, साथ ही साथ पुराने हिंदी के भी बहुत बड़े प्रेमी थे। ऐसे प्रतिभा संपन्न पिता के घर में रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ। बालक रामचंद्र स्कूल में अंग्रेजी तथा घर पर मौलवी साहब के द्वारा फारसी और उर्दू पढ़ता था, जिन्होंने मिडिल पास करने के बाद लंदन मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। और पिताजी पुराने कविता के प्रेमी होने के कारण कई कवियों से उनका प्रत्यक्ष परिचय था, जिस कारण आचार्य शुक्ल जी का पिताजी के द्वारा ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के मुख्य प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से परिचय हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता, साहित्य, विचार और व्यक्तित्व से यह बालक रामचंद्र बचपन से ही अत्यंत प्रभावी हुआ, जिस कारण साहित्य के प्रति रुचि उनके मन में निर्माण हो गई। इन भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा प्रेमघन पंडित केदारनाथ पाठक, श्री राम गरीब चौबे जैसे साहित्यिक विभूतियों के साथ भी उनका परिचय हुआ। उनके श्रवण, स्मरण तथा दर्शन से उन्हें साहित्य सृजन की और समीक्षा लेखन की प्रेरणा मिली। शिक्षा प्राप्ति के बाद सन 1904 से 1908 तक ड्राइंग मास्टर के रूप में उनको सरकारी नौकरी मिली, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त इस नौकरी का त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने के पश्चात वे नागरी प्रचारणी सभा का कार्य करने के लिए काशी चले आए और वहां पर उन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। यह कार्य करते करते काशी हिंदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में भी उनको नियुक्ति मिली, जहां वे जीवन पर्यंत रहे। आचार्य शुक्ल जी का व्यक्तित्व एक सरधई, विनोदी शैली का साहित्य प्रेमी और संसार प्रेमी मनुष्य के रूप में रहा है। आचार्य शुक्ल जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया। उनकी साहित्यिक साधना करीब 40 साल तक निरंतर चलती रही। उसमें उन्होंने प्रहसन, नाटक, कविता, आलोचना, अनुवाद, निबंध, कहानी आदि विधाओं को समृद्ध किया, जिससे हिंदी साहित्य
सागर अत्यंत समृद्ध हुआ। साहित्य लेखन के साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना भी की और बहुत से साहित्यकारों के साहित्य का संपादन भी उन्होंने किया, जिस कारण वह हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों का साहित्य आज हमें पढ़ने को मिलता है। मित्रों, यह कार्य करने के बावजूद भी आचार्य शुक्ल जी की कलम न रुकी न थकी। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इतिहास साहित्य के इतिहास लेखन की नींव डाली। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास यह ग्रंथ अत्यंत मौलिक माना जाता है। उचित संदर्भ, कालक्रम, नाम योभाजन आदि कालानुरूप काल विशेष साहित्य के लक्षणों के आधार पर हमें दिखाई देता है। वीरगाथा काल हो, ऐसे नए नए नाम आचार्य शुक्ल जी ने साहित्य लक्षणों के आधार पर तत्कालीन समय अवधि को दिए। ऐसे महान साहित्यकार द्वारा कई प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिसमें आचार्य शुक्ल जी एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि निबंधकार के रूप में अधिक ख्यात कीर्त हैं, क्योंकि हिंदी निबंध का इतिहास, हिंदी निबंध का कालक्रम आचार्य शुक्ल जी को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। जैसे शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर युगीन निबंध। आचार्य शुक्ल जी के निबंध हिंदी साहित्य के अंतर्गत मील के पत्थर माने जाते हैं। शुक्ल जी एक श्रेष्ठतर और एवं सफल निबंधकार है। भाषा की प्रौढ़ता, विचारों की क्रमबद्धता, विषयानुकूल उदाहरण आदि उनके निबंधों की खास विशेषता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक, काव्यशास्त्र से संबंधित, समीक्षात्मक एवं हृदय और बुद्धि प्रधान निबंध लिखे हैं। निबंधों के साथ साथ उनका जो अन्य साहित्य है वह इस प्रकार है: प्रहसन, हास्य विनोद, नाटक, पृथ्वीराज ये नाटक ये उन्होंने लिखा। 11 वर्ष का समय ये उनकी प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में भी जाना जाता है। भले ही कालक्रम की दृष्टि से यह प्रथम कहानी सिद्ध नहीं होती, लेकिन मौलिकता की दृष्टि से यह हिंदी की प्रथम कहानी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने जो निबंध लिखे हैं वे निबंध कविता क्या है: चिंतामणि, त्रिवेणी, दुर्गावती, फेडरिक पिनकॉट। इन निबंध संग्रहों के अंतर्गत उनके सैकड़ों निबंध संकलित हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इन निबंधों के साथ साथ कुछ यानी लेख भी लिखे, जो भाव या मनोविकार से संबंधित लेख उनके प्रसिद्ध हैं। जैसे भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या और भय, क्रोध, लज्जा और ग्लानि। इसके अलावा भाषा की शक्ति, अपनी भाषा पर विचार, ह्वेंसोंग, प्राचीन भारतवासियों का पहरावा, भाषा का विस्तार, उपन्यास आदि विषय को लेकर उन्होंने बहुत से लेख भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई कविताएं लिखी, जिसमें भारत और बसंत, मनोहर छटा, बसंत, देशद्रोही को द्रुतकार, बसंत पथिक, शिरीष पथिक, फूट, प्रकृति प्रबोध, हृदय का मधुर भार, हर्षोद्गार, गोस्वामी जी और हिंदू जाति, पाखंड प्रतिषेध और मधु स्त्रोत आदि प्रकार की कविताएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने कई ग्रंथों का लेखन भी किया और उनके यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, गोस्वामी तुलसीदास और लोक धर्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सभ्यता के आवरण और कविता, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि उनके ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं।
साथ ही साथ आचार्य शुक्ल जी को एक प्रथित यश प्राप्त अनुवादक भी माना जाता है। अनुवादक के रूप में भी वे ख्यातकीर्त हैं, जिन्होंने मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, आदर्श जीवन, राज्य प्रबंध शिक्षा, विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद, प्राचीन फारस देश का इतिहास, बुद्ध चरित्र तथा शशांक आदि ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अलावा उनका अत्यंत महान कार्य यह भी माना जाता है कि जिन्होंने कई साहित्यकारों के साहित्य का संपादन किया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास का समग्र साहित्य तुलसी ग्रंथावली के रूप में आचार्य शुक्ल जी ने संपादित किया है। उसी प्रकार से भ्रमर गीत सार का संपादन उन्होंने किया। मलिक मोहम्मद जायसी के समग्र साहित्य का जायसी ग्रंथावली के रूप में उन्होंने संपादन किया। और बचपन में उनके ऊपर जिस महान साहित्यकार का प्रभाव पड़ा था, जिनके व्यक्तित्व से आचार्य शुक्ल जी प्रभावित हुए थे, ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समग्र साहित्य का संपादन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। साथ ही वीर सिंह देवचरित, अनुराग बांसुरी आदि ग्रंथों का संपादन उन्होंने किया। साथ ही साथ नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन वे अधिक काल तक करते रहे। ऐसे महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत शुक्र नक्षत्र के भांति हमेशा दैदीप्यमान रूप में चमकने वाला एक सितारा है। भले ही वे शरीर से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों से वे आज भी हमें हमारे नज़दीक लगते हैं, जिनको हम हृदय से हम अनुभव करते हैं कि आचार्य शुक्ल के विचार नहीं थे, बल्कि वह एक स्वतंत्र हिंदी साहित्य के लिए दर्शन था। आचार्य शुक्ल जी स्वयं एक हिंदी साहित्य का युग था। ऐसे महान साहित्यकार का निधन हृदय गति रुकने के कारण हो गया, जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके समकालीन उनके मित्र आचार्य शिवनाथ लिखते हैं, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तुलना प्रभु श्री राम से की और हिंदी की तुलना अयोध्या के साथ की। और यह तुलना करते हुए वे लिखते हैं, वह मृत्यु जिसके पेट की ज्वाला हिंदी के प्रेमचंद और प्रसाद को कवलित करके भी शांत न हुई थी, इस राम को भी निर्गीर्ण कर गई, जो अपनी अयोध्या भली भांति बसाकर प्रस्थान की कामना रखती थी। उसी प्रकार से आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को भली भांति बसाकर हिंदी साहित्य जगत से प्रस्थान किया। ऐसे महान साहित्यकार द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानि यह निबंध हिंदी के द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पत्र 6 के अंदर सम्मिलित है। लज्जा और ग्लानि, इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने लज्जा क्या है और ग्लानि किसे कहा जाता है, इसको भली भांति समझाने की कोशिश की है। यह मनोभाव है, मनोविकार से संबंधित यह शब्द हैं, जिनका विस्तार के साथ विवेचन आचार्य शुक्ल जी ने किया है। जैसे वे कहते हैं, दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विधान का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहा जाता है। और उसी प्रकार उन्होंने कहा है, विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे की ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहा जाता है। तो देखिए, लज्जा क्या किसे कहते हैं, ग्लानि किसे कहते हैं। लज्जा और ग्लानि
का सुंदर विवेचन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत किया है। इस तकनीकी संसाधनों द्वारा यूट्यूब के जरिए अगली कड़ी में लज्जा और ग्लानि, इस निबंध की मूल संवेदना को लेकर, इस निबंध के कुछ लक्षणों को लेकर, विशेषताओं को लेकर विस्तार के साथ पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मित्रों, आपने मेरे यह विचार सुने, इनमें से जो उचित है वह लीजिए, अनुचित है वो छोड़ दीजिए। आप जो मेरे यह विचार सुनते हैं उसके प्रति, आप सभी महानुभावों के प्रति, प्रिय छात्रों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल के जरिए जो लेक्चर हैं, संवाद हैं, वह सुनने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे।